हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के बारे में। और इस एग्जाम के अंदर जो हमारा पेपर 2 होता है उसके लिए हम किस फॉर्मेट का, जैसे अगर हमारे को पेपर 2 के अंदर एसेस लिखने होते हैं, हमें आर्गुमेंट लिखने होते हैं और हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। इसके अलावा भी हमें प्रेसी लिखनी होती है और कुछ हमें पैसेज के आंसर देने होते हैं और कुछ हमारे क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं। उन सभी को हम पेपर 2 के अंदर देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं पेपर 2 के अंदर जो हमारे ऐसे होते हैं, जो हमारी रिपोर्ट होती है, जो हमारी आर्गुमेंट होती है, उनके कौन से फॉर्मेट हैं जो कि करेक्ट है और किस फॉर्मेट में लिख करके हम एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं और नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। इवन दो अगर हमें ज़्यादा कंटेंट नहीं पता है, फिर भी अगर हम फॉर्मेट को सही तरीके से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम के अंदर फायदे होने वाले हैं। तो प्लीज़ ये सेशन आप कंप्लीट वो ज़रूर करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि इस सेशन के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा ऑफ द सेशन ये रहने वाला है कि ऐसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको देखेंगे, हम आर्गुमेंट को किस तरीके से लिख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग हम किस तरीके से करें, प्रेसी किस तरीके से लिखे, पैसेज किस तरीके से लिखे। इस वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाले पोर्शन के लिए मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर के जो हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 25 नंबर के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रामर के अंदर, वो बड़े ही ईजी होते हैं और मैं बताऊंगा कि आप उन्हें ईजिली कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 25 क्वेश्चन, ये जो हमारे 25 नंबर होते हैं ग्रामर के अंदर, इन्हें पाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आसानी से इन्हें गेन किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट और प्रेसी एंड पैसेज के बारे में बात करने वाले हैं कि इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे की बात करें तो हम अपना ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम सभी को पता है कि हमारा जो ऐसे होना चाहिए उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक हमारी बॉडी होनी चाहिए, एक हमारी कंक्लूजन होनी चाहिए। और मैक्सिमम आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 30 to 40 वर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इनकलकेट करते हैं, लिखते हैं। 30 to 40 वर्ड का मतलब क्या हुआ कि 3 से 4 लाइन। अगर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 5 लाइन तक भी जाता है तो डोंट वरी, हो सकता है कि आगे पीछे 1-2 लाइन हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप अपने इंट्रोडक्शन को जितना मिनिमाइज रखिएगा, जितना छोटा रखिएगा। क्या होता है कि आप, जैसे कई लोगों को मैंने काफ़ी देखी है, तो क्या करते हैं कि उनका जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, वो बहुत सारा मतलब मटेरियल जो है वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही डाल देते हैं, जिससे कि इंट्रोडक्शन नहीं, वो पूरी की पूरी बॉडी नजर आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इंट्रोडक्शन को काफ़ी संक्षेप रखना है, कंसाइज करके लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसको प्रोत्साहित हो, वो चाहे कि वो आगे इस ऐसे को पढ़े। तो कहीं ना कहीं आप अपना इंट्रोडक्शन 30 to 40 वर्ड के अंदर ही रखिएगा, ज़्यादा इसे बड़ा करने की कोशिश मत करिएगा। अब इन 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आप एक कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशन आपके ऐसे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि अगर आप किसी मुहावरे का इस्तेमाल करते हो, किसी कोटेशन का इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने में जो है वो और भी अच्छा लगेगा। तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं बॉडी की। तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर हम 200 से 220 वर्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बॉडी हमें लिखनी कैसे होती है, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट आज क्लियर करने वाला हूं। तो बॉडी बेसिकली आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ के अंदर या फिर 2-3 लाइन के अंदर आपने क्या करा कि अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आपको बॉडी लिखनी है, तो बॉडी के लिए मान लीजिए कि आपने 3 या 4 सेगमेंट बनाए, तो ये आपको बनाने होंगे। और जो आप अपना ऐसे लिखेंगे वो प्लीज़ पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। पैराग्राफ वाइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, आप अपनी बॉडी को स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी के लिए पहला पैरा में आपने कुछ लिखा, फिर उससे रिलेटेड जैसे जो हमारा एक पैरा हो इसकी थीम अलग हो, और फिर जैसा ही दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे जिसकी थीम अलग होगी, उसको हम दूसरे पैराग्राफ से लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये दर्शाता है कि आपने किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से जो ऐसे है वो लिखा है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख लिया, तो
इंट्रोडक्शन के बाद अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक आया, तो इसके बाद से जब आप अपने बॉडी को लिखेंगे तो आप अपने बॉडी का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से कीजिएगा। जब आप बॉडी की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने में और अच्छा लगेगा। फिर मान लीजिए कि आपने जो अपने बॉडी का जो प्रथम बोल सकते हैं पैराग्राफ था, उसकी थीम कुछ थी, वो थीम जो है वो आपने लिखा, यहाँ तक लिखा और यहाँ पर आकर के वो थीम जो है वो खत्म हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट थीम आप लिखेंगे ना, वो किसी दूसरे लाइन से स्टार्ट करिएगा, और वो दूसरा लाइन कहाँ से हो सकता है, वो यहाँ से हो सकता है। यानी कि दूसरे लाइन की स्टार्टिंग आप दूसरे पैराग्राफ से कीजिएगा। इस तरीके से आप 3 से 4 पैराग्राफ बना लीजिएगा। 3 से 4 पैराग्राफ के अंदर आप अपने बॉडी को लिख लीजिएगा। ऐसा लिखने से होगा क्या कि जो एग्जामिनर होगा उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, और जैसे अगर मैं एग्जामिनर होता तो ऐसी कॉपियां मुझे भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी पढ़ के अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपके कॉपी के अंदर और वो पढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। कंक्लूजन के अंदर भी आप 3 से 4 लाइन यानी कि 30 टू 40 वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। इतना लिखना भी इनफ होता है। और अगर मैं बात करूं, आपने इन सभी फॉर्मेट का सही से इस्तेमाल किया, भले ही आपको किसी कंटेंट के अंदर कुछ पता नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप लैक ऑफ कंटेंट फील करें, आपको ऐसा लगे कि आपके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इंट्रोडक्शन को, बॉडी को और कंक्लूजन को सही तरीके से लिखा है जैसे मैंने बताया, तो अभी क्या होगा कि आपको 4 टू 5 मार्क्स जो है वो आपके राइटिंग की वजह से मिल जाएगा। आपने जो फॉर्मेट का इस्तेमाल किया, सही से इस्तेमाल किया, तो ये जो फॉर्मेट का सही से इस्तेमाल करना है कि आपको 4 से 5 जो मार्क्स है वो दिलवा सकता है। तो क्यों ना हम सही फॉर्मेट का जो है वो इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे 4 एसेस लिखने होते हैं और चारों एसेस के आपने फॉर्मेट सही लिखे, तो 4 इंटू 5 यानी कि हमें कितने मार्क्स का फायदा हो जाएगा, 20 मार्क्स जो है हम इसे ऐसे से गेन कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे लिख करके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने क्या क्या सही से फॉर्मेट के अंदर सभी एसेस को लिखा, तो कहीं ना कहीं आप 20 मार्क्स जो है वो फ्री के गेन कर सकते हैं, बस सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। आई होप कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी और आपको पता भी चला होगा कि आप कैसे इजीली वे में, अगर आप फॉर्मेट का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर आप 30 टू 40 वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। 4 से 5 लाइन के अंदर आप अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। बॉडी के अंदर यदि आपके पास टाइम है, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम और जो आपको डायग्राम बनाना है वो भी ध्यान रखिए, आपको रफ डायग्राम बनाना है और ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है कि बहुत बढ़िया डायग्राम आप बना पाए। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप डायग्राम बनाने के आपके पास टाइम है तभी बनाइएगा, वरना अगर टाइम नहीं है तो मत बनाइएगा, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अगर सही से फॉर्मेट इस्तेमाल किया हुआ है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी के अंदर आपने पैराग्राफ वाइज, थीम वाइज पैराग्राफ बना करके लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इंपैक्ट डालेगा आपके ऐसे को, और कहीं ना कहीं आपके जो 4 से 5 नंबर हैं वो फॉर्मेट के आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट के लिए हमें 2 टॉपिक मिलते हैं और दोनों टॉपिक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मस्ट डू होते हैं। यानी कि हमें चॉइसेस नहीं होती कि हम किसी दूसरे के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि हमें दोनों के ऊपर ही आर्गुमेंट लिखने होते हैं। आर्गुमेंट के अंदर क्या करना होता है कि जो आपके इंट्रोडक्शन है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को आप ऐसे के इंट्रोडक्शन से भी छोटा लिखेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो हमारी होती है ना, उसके कई लोग क्या करते हैं कि जो हमारी ऐसे के इंट्रोडक्शन होते हैं ना, उसी का कई बार आर्गुमेंट के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऐसे के बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का पॉइंट होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उससे भी छोटा हमें आर्गुमेंट का इंट्रोडक्शन रखना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप मैक्सिमम 30 वर्ड का ही इस्तेमाल करें। 30 वर्ड यानी कि 3 लाइन, आप बस 3 लाइन ही लिखिएगा, इंट्रोडक्शन उतना सफिशियंट है। आपको आर्गुमेंट के अंदर जो नंबर मिलने होते हैं ना, वो आपके फॉर और अगेंस्ट पॉइंट पे मिलने होते हैं। तो आप कम से कम जो 5 फॉर पॉइंट है वो जरूर लिखिएगा। और फॉर पॉइंट कैसे लिखना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ आर्गुमेंट लिखा, तो आर्गुमेंट के लिए आपने इंट्रोडक्शन लिखा, और आपका इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है। अब क्या करिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा कि ये हमारा 4 पॉइंट होने वाला है, और 4 पॉइंट के बाद सबसे पहला आप क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखने के बाद जो भी आपका पॉइंट हो वहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद से हेडिंग डालने के बाद आप चीज़ें जो है वो लिख दीजिएगा। फिर मान लीजिए ये यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है, देन आप क्या करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर भी सारी चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको कम से कम 5 फॉर पॉइंट और 5 जो अगेंस्ट पॉइंट है वो लिखने होते हैं जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो आपके इसी फॉर और अगेंस्ट पॉइंट के द्वारा जो है वो निर्धारित किए जाते हैं और इसी फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट के द्वारा आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कई बार हमें क्या लगता है कि जो हम कंक्लूजन इस्तेमाल करते हैं ना एसेस के अंदर, वही कंक्लूजन हमें आर्गुमेंट के अंदर भी लिखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारी आर्गुमेंट होती है ना उसका जो कंक्लूजन होता है वो कोई कंक्लूजन नहीं होता, वो बेसिकली हमारा एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है। यानी कि स्टेटमेंट बोले तो हमें बस अपने तथ्यों को लिख देना होता है और उसके लिए जो हमारे 30 वर्ड हैं यानी कि 3 लाइन जो है वो भी काफी ज्यादा सफिशियंट होते हैं। यानी कि आर्गुमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं कंक्लूसिव स्टेटमेंट की, तो आप लगभग 30 वर्ड यानी कि 3 लाइन अगर लिखते हो तो वो भी काफी ज्यादा सफिशियंट होता है। और इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप आर्गुमेंट लिखते हैं तो आपको फॉर्मेट के भी मैं बात करूं तो 3 to 4 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको क्या करने होते हैं, दो फॉर्मेट के अंदर यानी कि 2 आर्गुमेंट आपको लिखने होते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको ऐड करें तो कहीं ना कहीं आपके जो 8 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करके लिखते हो तो ये जो 8 मार्क्स है वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप 8 मार्क्स यहाँ से भी गेन कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारी आर्गुमेंट के फॉर्मेट होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन जो कि हम 30 वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर फिर हम इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें 4 पॉइंट लिखना होता है और मिनिमम 5 पॉइंट आपको 4 पॉइंट के अंदर लिखने होंगे। फिर अगेंस्ट पॉइंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5 पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट के भी अंदर लिखने होंगे। और फिर हमारी कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगी। इस फॉर्मेट का आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो 8 मार्क्स है वो यहाँ से गेन कर सकते हो। मैं अभी कंटेंट की नहीं बात कर रहा, मैं केवल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा ना तो भी आपको नंबर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज आप फॉर्मेट को सही जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग की। हेडिंग नहीं, रिपोर्ट की। बेसिकली हमारी रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से करी जाए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना वो बेसिकली इसी चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि हमारी रिपोर्ट राइटिंग कैसी होनी चाहिए। देखो रिपोर्ट राइटिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली आपको हेडिंग लिखनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं तो जैसे आप ले लो कि अभी हमने ऑपरेशन दोस्त किया, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखी तो जाकर के देखिएगा कि ऑपरेशन दोस्त जो हमने किया था ना उसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया था कि हेडिंग लिखी थी। और वो हेडिंग आपको भी लिखना होता है जब भी आप कभी रिपोर्ट लिखते हो। अब जैसे मान लो कि आपने ऑपरेशन दोस्त लिखा, इसके सेम लेफ्ट साइड में क्या करना होता है, आपको लिखना होता है कि इसे लिख कौन रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप कौन लिख रहा है वो लिखिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप लिख सकते हैं बाई XYZ या फिर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट या फिर ABC जो भी है, क्योंकि अपना नाम एग्जाम के अंदर नहीं लिखना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम लेफ्ट साइड पे सबसे पहले लिखते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख लिया XYZ। इसके बाद से अब क्या होगा, इसके बाद से बेसिकली अब आपको क्या लिखना होता है कि जैसे ही आपने XYZ लिखा इसके तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट कैसे लिखेंगे, या तो आप एग्जाम का डेट लिख सकते हैं या फिर कोई ऐसी डेट जो पास्ट की डेट हो उसे सबसे पहले आपको वहां पर लिखना होता है। मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे आपने XYZ लिखा, इसके बाद मान लो आपने 10th ऑफ जून लिख दिया। 10th ऑफ जून तो ज्यादा हो जाएगा, 10th ऑफ फेब लिख दिया, ठीक है। 10th ऑफ फेब 2023 इस तरीके से आपने डेट को लिख दिया। एंड इसके बाद आपको लिखना होता है प्लस। प्लस के लिए आप क्या करोगे, एग्जाम का जो प्लस है जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो वो भी प्लस डाल सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो रैंडमली कोई सा भी प्लस जो है आप लिख दीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा एग्जाम लखनऊ के अंदर ही होता है तो मैं यहाँ पर लखनऊ ही लिखता हूँ। लेकिन अगर आपकी बात करी जाए तो आपका एग्जाम जहां पर भी हो आप वहां पर रेंडमली इस जगह का नाम जो है वो लिख दीजिएगा। ये काफी बढ़िया फॉर्मेट माना जाता है और इसी फॉर्मेट के अंदर ही हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। फिर से मैं बता देता हूं, रिपोर्ट के लिए जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा ध्यान रखिए सेम टू सेम टॉपिक आपको यहां पर नहीं लिखना होता। ये भी मैं बता देता हूं। जो आप हेडिंग लिखते हो ना, जैसे मान लो उसने पूछा कि रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है किसके ऊपर, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या फिर जो हमारा ऑपरेशन दोस्त हो गया इसके ऊपर। तो वो क्वेश्चन जो दिया होता है ना सेम टू सेम क्वेश्चन हमें इसके ऊपर नहीं लिखना होता, हमें एक हेडिंग लिखना होता है उस क्वेश्चन से आपने क्या समझा, ठीक है, वो आपको ऊपर लिखना होता है। यहाँ पे ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग के बाद सबसे लेफ्ट साइड आप आओगे, लेफ्ट साइड के अंदर आप ये लिखोगे कि इसे लिख कौन रहा है, यानी कि जो भी आपका नाम होगा। तो हालांकि एग्जाम के अंदर नाम नहीं लिखना चाहिए इसलिए XYZ हम लिख देते हैं। फिर हमारी डेट आती है कि हम किस डेट को लिख रहे हैं। तो मान लो आप 10th ऑफ फेब को लिख रहे हो तो वो लिख दोगे। फिर उसके बाद जो आपका प्लस है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको सही फॉर्मेट देती हैं। इस फॉर्मेट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अपने रिपोर्ट को लिखना चाहिए।
जैसे ही आपने ये फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया हो, इसके बाद से क्या करना चाहिए आपको, जैसे ही मान लो ये ऐसे आपने प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद आपका जो प्लस है वो यहाँ तक जाकर के खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, आप ठीक उसके नीचे वाले लाइन से जो अपना कंटेंट है उसका स्टार्टिंग करेंगे, आप कंटेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, तो आपने न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ के अंदर जैसे कोई कोरस्पोंडेंट होता है, संवाददाता होता है, तो वो क्या करता है, किस तरीके से न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक एक पहलू जो है वो किस तरीके से समझाता है। सबसे पहले वो स्टार्टिंग करता है कि ये घटना घटी कैसे। जैसे मान लो अभी मैं पुलवामा अटैक की बात करूं, तो पुलवामा अटैक की न्यूज़ जब टीवी पे आ रही होगी तो आपने क्या सुना होगा, कैसे हुआ, सबसे स्टार्टिंग किस तरीके से हुई, धीरे धीरे किस तरीके से चीजें बढ़ी और किस तरीके से अंत हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लिखना होगा कि स्टार्ट कैसे हुआ, फिर यहाँ पर लिखना होगा कि अच्छा इसके अंदर हुआ क्या क्या, और फिर लिखना होगा कि इसका जो है वो किस तरीके से लास्ट पॉइंट तक पहुंचे। यानी कि सबसे पहले आपका स्टार्टिंग, फिर आपका जो आएगा, यानी कि स्टार्टिंग के बाद हम मिडिल फेज में आएंगे, मिडिल फेज के बाद हम लास्ट फेज में। इस तरीके से बेसिकली हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट के अंदर आप बेसिकली रैंडम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर भी लगे कि हाँ अब घटना बदल रही है, तो जैसे ही घटना बदले यानी कि थीम आपका बदले, वैसे ही आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज कर देना है। यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक थीम लिखा, लेकिन जैसे ही आपका थीम अब चेंज हो रहा है, तो आप अपने पैराग्राफ को भी चेंज करेंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ से आप नेक्स्ट थीम जो है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कोई दूसरा थीम फिर से आता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे और दूसरा थीम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। तो अगर इस तरीके से सही फॉर्मेट के अंदर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो, तो यहां से भी आप 3 to 4 मार्क्स जो है वो इजिली गेन कर सकते हो। और 3 to 4 मार्क अगर मैं एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको लिखने होते हैं टोटल 2 रिपोर्ट, तो 2 रिपोर्ट के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 8 मार्क्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप 8 मार्क्स जो है वो रिपोर्ट लिख करके भी, यानी कि आप सही फॉर्मेट का इस्तेमाल से आप 8 मार्क्स भी जो है वो रिपोर्ट के अंदर गेन कर सकते हो। तो फॉर्मेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आई होप कि अब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, वो किस में होना चाहिए, पास्ट के अंदर होनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या सर हम यहाँ पर जो अपना कंटेंट है उसको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में नहीं लिख सकते क्या। मैं बोलता हूँ लिख सकते हो, लेकिन कैसे लिखना होता है उसका भी तरीका होता है। जैसे अगर आप मान लो कि किसी पास्ट की घटना की ही बात कर रहे हो, लेकिन वहां पर किसी मिनिस्टर ने बयान दिया कि हो सकता है कि आगे हमें इस चीज का फायदा हो, तो वो चीजें तो फ्यूचर के लिए ही बोल रहे हैं ना, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो फ्यूचर के लिए ही बोल रहे हैं। तो क्या करना होगा कि जब भी आप यहाँ पर फ्यूचर को इंडिकेट करोगे, प्रेजेंट को इंडिकेट करोगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये बात इनके द्वारा कही गई और उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके का किसी को डिनोट करके किसी पॉइंट को लिखते हो ना, तो वहां पर आप प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की घटनाओं को भी जिक्र कर सकते हैं रिपोर्ट के अंदर उसी पास्ट में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लिखनी हो रिपोर्ट, तो आप प्लीज से ध्यान रखिएगा कि आप पास्ट टेंस के अंदर ही अपने रिपोर्ट राइटिंग को करिएगा। क्योंकि जो भी हमें रिपोर्ट दी जाती है ना, जैसे अगर मैं श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं, ऑपरेशन दोस्त की बात करूं, तो जो भी घटना है वो हो चुकी है। तो जब हो चुकी है तो वो पास्ट में ही हुई थी, तो हमें लिखना भी किस में पड़ेगा, हमें लिखना भी पास्ट में ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। आई होप कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी जो करेक्ट फॉर्मेट है उसका पता आपको लग गया होगा। बात करते हैं प्रेसी की। प्रेसी भी हमारे एग्जाम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रेसी के लिए क्या होता है कि हमें एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज का 1/3 हमें जो है वो प्रिसाइज करके लिखना होता है। इसके लिए क्या करना होता है कि हमें ऐसे कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर ही हमें अपने वर्ड जो है वो लिखने होते हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि कई बार इन बॉक्सेस को भर जाने के कारण हम क्या होते हैं कि अपना जो प्रेसी है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि आप ज्यादा सपोर्टिंग वर्ब जैसे कि इज हो गया, हैज हो गया, या फिर आर हो गया, वॉज या वर हो गए, तो इनका इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। ज्यादा सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करने से बचेगा। सेंटेंस आप ऐसा फ्रेम करिएगा कि जिसमें हमारे जो सपोर्टिंग वर्ब है जैसे कि हैज हो गया, इज हो गया, वॉज, वर हो गए, इनका इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो एक बॉक्सेस होते हैं ना, उनके अंदर जो हमें सेंटेंसेस लिखने होते हैं वो कितने लिखने होते हैं, वो एक ही सेंटेंस को लिखना होता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर फॉर लिख दिया, मान लो इस बॉक्स के अंदर आपने फॉर लिख दिया, तो इस बॉक्स के अंदर आप किसी दूसरे वर्ड को नहीं लिख सकते। ऐसा लिखना गलत होता है,
ऐसा नहीं कि आपने फॉर लिखा है और इसी के अंदर इज भी लिख दिया, तो ये गलत हो सका। आप एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से होगी चीजें। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि अपने पेज को आप बॉक्स के अंदर डिवाइड कर लीजिएगा और बॉक्स के अंदर आप प्रेसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। और ध्यान रखिए, अगर आप प्रेस से लिख रहे हो ना, अगर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक को फॉलो करिएगा तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी लगेगी। आप क्या कर सकते हैं, इन बॉक्सेस के अंदर बेसिकली कैपिटल लेटर्स का आप इस्तेमाल करिएगा। कैपिटल लेटर्स जब लोग लिखते हैं ना, मैंने देखी है कई कापियां, तो उनके जो राइटिंग है वो काफी अच्छी नजर आती है। तो अगर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप क्या करिएगा कि जो भी आपके बॉक्सेस हैं उनके अंदर जब भी आप प्रेसी लिख रहे होंगे तो उनके अंदर आपको कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रेसी को लिखते हो तो कहीं ना कहीं जो प्रेसी का भी इंप्रेशन है वो काफी अच्छा आएगा। अगर आप कोई भी बॉक्स के अंदर किसी दूसरे वर्ड को नहीं लिखते तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी आपसे खुश होगा। और हो सकता है क्योंकि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने कुछ भी तो लिखा है तो इसके लिए आपको कुछ भी तो मार्क्स मिलने ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपके जो नंबर है वो यहाँ पर भी इंक्रीज हो सकते हैं। सही फॉर्मेट में प्रेसी लिखने से भी जहां तक मुझे है पता है कि मैं बता सकता हूँ कि आपको 3 to 4 मार्क्स का गेन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आप प्रेसी को सही फॉर्मेट के अंदर सही तरीके से सही राइटिंग के अंदर लिखते हो। यानी कि अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करिएगा, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। कहीं ना कहीं आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा जो कि हमारी होती है पैसेज। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारा इसके अंदर जो पैसेज आता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली पैसेज को सॉल्व करने के लिए ना मेरा सजेशन ही हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो बेसिकली मेरा सजेशन ये है कि आप किसी भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हमारे पास टाइम नहीं बचता और हमारे जो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। कि क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है वो पेपर 2 के अंदर नहीं देखने को मिलता। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कुछ ना कुछ लिखा है, तो वो आपकी जो लिखावट है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। एग्जामिनर जरूर उसका इवेल्युएशन करेगा और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी क्वेश्चन को पैसेज के अंदर लीव मत कीजिएगा। पैसेज को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं, वो ये होता है कि सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए एंड फिर आप क्या करिए, पैसेज को रीड करिए। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज को पढ़ा ना, तो आपको कहीं ना कहीं हिंट आएगा, आपके दिमाग ये बोलेगा कि हाँ आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा था। तो आप बेसिकली उसको क्या करेंगे, क्योंकि आपका ये जो पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। कोई पॉइंट आपको याद आया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, जब आपने पैसेज पढ़ा और वो पॉइंट आपको पैसेज के अंदर मिला, तो आप क्या करेंगे, उसे टिक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, आपने जगह जगह टिक भी मार दिया, तो अब क्या करिएगा, फिर से क्वेश्चन को देखिएगा और फिर देखिएगा कि जहां जहां आपने टिक लगाया है उनमें से कौन सा वो जगह था जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा ना कि जो आपके आंसर ढूंढने की एक्यूरेसी है, टाइम है, स्पीड है, वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इसके अंदर मिलने वाला है अगर आप इस तरीके से पैसेज का इस्तेमाल करते हो। तो कहीं ना कहीं ये था हमारे पूरे वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हम सही चीजों को लिखते हैं, सही चीजों को ध्यान से लिख करते हैं और सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे के अंदर हम 20 मार्क्स जो है वो अपने फॉर्मेट से गेन कर सकते हैं। आर्गुमेंट के अंदर भी हम 8 मार्क्स जो है अपने फॉर्मेट से गेन कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर भी हम 8 मार्क्स जो है वो अपने फॉर्मेट से गेन कर सकते हैं। और प्रेसी के अंदर भी कहीं ना कहीं हम 3 to 4 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। पैसेज में अगर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे स्कोर करने हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ग्रामर की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कितने हो गए आप देख लीजिए, आपके जो नंबर हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं 39 नंबर हो जाने वाले हैं। और ये 39 नंबर आप सोच के देख सकते हो कि कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं 39 तो ज्यादा हो गया मान लो, फिर भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 35 to 30 मार्क्स जो है आप इजिली गेन कर सकते हो यदि आप सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप मानते हो कि सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करने से हमें नंबर इनहेंस होते हुए देखते हैं? तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली काफी अच्छे से समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से लिखने होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।